Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो अगेन टारगेट रहेगा अपना जो अपकमिंग आपकी वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन आया है एम्स सीआरई, तो उसके अंदर जो आपका जो एसएनओज़ का या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर्स का जो आपका प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके आज हम पीवाईक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे अपने यहाँ पे। तो एग्ज़ाम के अंदर जो पीवाईक्यूज़ थे वो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको वन लाइनर्स देखने को मिले थे और टू द पॉइंट यहाँ पे जो एमसीक्यू को आंसर को जो है हिट कर रहे थे। ठीक है? मेजॉरिटी आपके एमसीक्यूज़ की वैसी ही थी यहाँ पे, बाकी जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे इंग्लिश वगैरह इसके अलावा जैसे हिंदी वगैरह और इसके अलावा जैसे आपका जीके, तो इन सब के बारे में भी आपको जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे पीवाईक्यूज़ को हम सोल्व करेंगे, साथ में हमें जो लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक में से आपको वन लाइनर्स 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उन्हें हमने इस पीवाईक्यू के अंदर क्या किया, ऐड किया। जस्ट हमें जो है समझ में आ जाए कि हाँ, फर्दर अगर एमसीक्यू बनता है इस टॉपिक में से वन लाइनर स्पेशली, तो वो कौन-सा बनेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम आज के अपने सेशन को देख रहे हैं पीवाईक्यू जस्ट। इसके बाद में हम आने वाली जो आपके वीडियो सेशंस रहेंगे, वहाँ पे प्रॉपर जो सीआरई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेली जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप आपसे जो है पूछी गई थी। एम्स जो सीआरई का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर जो एसएनओज के लिए एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था उसमें, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेबलिंग या फिर स्टोरेज। क्या रहेगा अपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट का आंसर क्या रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सेग्रीगेशन जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट का स्टेप रहता है। सेग्रीगेशन के अंदर हम सिंपल तरीके से समझे तो हम क्या समझते हैं इसको? सेपरेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट according to their category and labeling waste containers। ये मीनिंग होता है सेग्रीगेशन का। क्या मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, जो भी हेल्थ केयर वेस्ट है उनको अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी हमें क्या करना है, प्लेस करना है, उन्हें जो है सेपरेट करना है। ऐसे नहीं कि सारी जो चीज़ें हेल्थ केयर वेस्ट जो है सभी जो है एक ही अपन बिन के अंदर जो है इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सा एमसीक्यू था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट में अपना आंसर जो है क्या रहेगा? सेग्रीगेशन। तो देखो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कितनी स्टेप्स होती है? तो ये जो हम यहाँ पे पीवाईक्यू तो देख ही रहे हैं, साथ में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो न्यू एमसीक्यू बन सकता है इसी स्टेप्स में से, वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फर्दर हमें जो है इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि पीछे जो है इस टॉपिक में से एमसीक्यू बना है तो आगे भी बनने की यहाँ पे चांसेस है। ओके, तो जल्दी से हम जो है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, वेस्ट का जनरेशन होता है। देन आपको क्या देखने को मिलेगा? सेग्रीगेशन। जो यहाँ पे क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबसे जनरेट तो हो गया, अब उसको मैनेजमेंट करने में फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है? वो आती है सेग्रीगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी स्टेज होती है? वो है वेस्ट कलेक्शन। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वेस्ट स्टोरेज। नेक्स्ट वेस्ट ट्रीटमेंट।
एंड लास्ट में फाइनल क्या होता है, डिस्पोजल। तो ये जो यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट पूछा गया, आपको जो है आपको लास्ट भी जो है पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये जो है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं उसकी जो है आपके यहाँ पे एक प्रोसेस जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिक्वायरमेंट उसको हम क्या करेंगे, फिर जो है उसका डिस्पोजल हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अपना हो गया एमसीक्यू क्लियर। ओके, राइट आंसर क्या रहेगा, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आईयूडी इंसर्ट्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में जो है आईयूडी को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, आपको पूछा गया है क्या, एक्सेप्ट मतलब किसमें नहीं करना है, ये आपको पूछा गया है। तो हाइपरटेंशन, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज मेलिटस या फिर अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग। आईयूडी का क्या मतलब होता है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसको जो है कौन सी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे इस कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे आंसर जो अपना रहेगा, तो देखिए हाइपरटेंशन में लगा सकते हैं, मल्टीपैरिटी के अंदर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, डायबिटीज मेलिटस के अंदर भी इसको जो है यूज किया जा सकता है। तो किसमें यूज नहीं करना है, तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। मतलब जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसकी इटियोलॉजी हमें नहीं पता है, तो वो क्या हो गई, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये जो यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है क्या, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह आपको यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे आपको नहीं इंसर्ट करनी होती है आईयूडी। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यहाँ पे यूज में नहीं लेना है। इसके अलावा कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी कोई डिजीज है तब यूज में नहीं लेना है, कोई जेनेटल ऑर्गन्स में कैंसर है तब नहीं लेना है, प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तब यूज में नहीं लेना है। तो इस प्रकार की कंडीशंस ध्यान में रखना, क्योंकि जो आपकी आईयूडी से पूछा गया एमसीक्यू, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती है। तो देखो, एक तो हो गई अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, इसके बाद में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नेक्स्ट कैंसर ऑफ जेनाइटल्स। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या आपसे पूछ लिया क्या कि अब हमें बता दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, बता दो आईयूसीडी के बारे में। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एनीमिक है पर्सन, तब जो है उसको आईयूडी हमें जो है इंसर्ट नहीं करनी है इस कंडीशन में। मेनोरेजिया हो रहा है तब जो है यूज में नहीं करनी है। इसके अलावा कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, कोई यहाँ पे मदर को जो है आपके यहाँ पे और कोई किसी प्रकार की कंजेनिटल डिफॉर्मिटी थी, ठीक है, बट अभी जो है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, तो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज वाली फीमेल्स को हम यहाँ पे आईयूडी जो है यहाँ पे जो है नहीं लगाएंगे, अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी उसके अंदर है तो। ठीक है, तो इसके ऐसी कंडीशन में एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लगाना है तो फिर विद क्वेश्चन हमें यहाँ पे यूज में लेना होता है। नेक्स्ट यहाँ से दो एमसीक्यू और आपके बन सकते हैं, जैसे एकदम सिंपल एमसीक्यू था, इसके साथ दो एमसीक्यू आपके यहाँ पे और बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे क्या है, पीवाईक्यू तो हम पढ़ रहे हैं, तो पीवाईक्यू तो आ चुके एग्जाम के अंदर है। अब इनसे इसी टॉपिक में से दूसरा इजी एमसीक्यू क्या बन सकता है इसके लेवल का, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं, ताकि एक इफेक्टिव मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन भी जो है शुरू हो सके। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ आईयूसीडी। ठीक है, आईयूसीडी की जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, ध्यान रखना, ब्लीडिंग। अगर यहाँ पे पहले से ब्लीडिंग है तो हम क्यों लगाएंगे, तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के केस में आ जाता है। यह है मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले इसी के सिमिलर एक एमसीक्यू और बन जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के केस में क्या आता है अपना आंसर, पेन। ठीक है, तो पेन यहाँ पे जो है सेकंड मोस्ट कॉमन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहती है। नेक्स्ट, आईयूडी के अंदर आपको कौन कौन सी जो है डिवाइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है,
तो IUD के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, देखो कॉपर टी 380 ए आपको देखने को मिल सकता है, कॉपर टी 200 आपको देखने को मिल सकता है, मल्टी लोड कॉपर टी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 375, ठीक है। तो एटसेट्रा जो लिपस लूब जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इस प्रकार की IUD जो है यहाँ पे यूज में ली जाती है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट MCQ, विच मेजर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन से मेजर्स को यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, वेट फॉर एज, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, वेट फॉर हाइट, या फिर स्किन फोल्ड थिकनेस। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, आंगनवाड़ी सेंटर पे जो है किस तरह से ग्रोथ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि भाई बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो क्या आंसर रहेगा, तो देखिए अपना यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहता है वो है यहाँ पे वेट फॉर एज, वेट फॉर एज ग्रोथ चार्ट के अंदर क्या होती है, इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो राइट आंसर आपका जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे हम क्या असेस कर सकते हैं, एक तो जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टंटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम स्टंटिंग को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की जो यहाँ पे वास्टिंग हो रही है बच्चे में उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आंगनवाड़ी सेंटर पे किससे हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, तो राइट आंसर जो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपका और क्या MCQ बन सकता है, तो देखिए यहाँ से MCQ बन सकता है कि आंगनवाड़ी सेंटर पे कौन काम करता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते हैं, सिंपल है। तो एक आंगनवाड़ी जो वर्कर है कितनी पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन के ऊपर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट आपको पूछ ले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कितने मंथ की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी इजी MCQ है, बट जैसे ये पूछा गया था MCQ वैसे ही इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स की यहाँ पे जो है टीचिंग रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, तो पता होना चाहिए मुख्य सेविका, ठीक है। अब ये मुख्य सेविका कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर एक मुख्य सेविका रहती है, तो 1 मुख्य सेविका फॉर 20 to 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो 20 to 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर कौन कितनी मुख्य सेविका जो है प्रेजेंट रहती है, वो रहती है 1। तो बस ये कॉमन MCQ से आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिलेटेड इनको जो है इंसेंटिव्स भी दिया जाता है, ठीक है। कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे 4500 यहाँ पे पेमेंट किया जाता है, और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है 2250 यहाँ पे जो है पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक ये जो है आपका मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, और ये जो है मेन आंगनवाड़ी वर्कर्स के यहाँ पे इनका जो यहाँ पे पेमेंट जो इनको यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, हॉनरे हॉनरेरियम, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए वर्ड जो है कॉमनली यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर याद नहीं रहता है तो भी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट MCQ, ड्यूरेशन ऑफ कॉपर टी 380A, ठीक है। तो कॉपर टी जो 380A है उसका ड्यूरेशन आपसे जो है पूछ लिया गया है यहाँ पे, 10 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, या फिर 3 ईयर। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे,
10 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर या फिर 3 ईयर। तो ये भी एमसीक्यू जो है आपको कहाँ से पूछा गया था? इंट्रा यूट्राइन कंट्रोल डिवाइसेस के टॉपिक से जो है एमसीक्यू आपका जो है पूछा गया है। और इसका जो है ड्यूरेशन कितना होता है? इसका जो ड्यूरेशन होता है वो जो नॉर्मली जो कितना रहता है, ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर्स का जो है इसका ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ से और आपके क्या एमसीक्यू बन सकते हैं? तो स्टार्टिंग के अंदर जो है आईयूसीडी को जनरली हम बात करते हैं तो 3 के जनरेशन के अंदर इसको जो है डिवाइड किया गया था। तो कुछ थी आपकी फर्स्ट जनरेशन, कुछ थी आपकी सेकंड जनरेशन ड्रग्स एंड सॉरी आईयूसीडी, एंड कुछ थी आपकी थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस। ओके, सेकंड जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? आईयूडी विथ कॉपर। ठीक है, तो जो भी सेकंड जनरेशन की जो यहाँ पे डिवाइसेस होती है वो क्या रिलीज करती थी? कॉपर को जो है यहाँ पे रिलीज किया रहा था इसके अंदर। और जो थर्ड जनरेशन जो है आईयूसीडी यहाँ पे जो है इन्हें हम बोलते थे हार्मोनल रिलीजिंग। तो ये यहाँ पे कॉमन इन तीनों के अंदर क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल बताओ। तो देखिए कौन है? लिपस लूप। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में आपको पूछे तो आपको यहाँ पे क्या क्या नाम देना है? तो कॉपर टी 200 बी। ठीक है, तो इनिशियली जो है अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इनिशियली जो है कौन सा यहाँ पे जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर कौन सा कॉपर को यहाँ पे यूज में लिया जाता था? तो कॉपर टी 200 को यहाँ पे जो है यूज में लिया जाता था। इसके अलावा ठीक है, तो इसके अलावा ये तो ओल्डर डिवाइसेस के अंदर आता है या फिर अर्लियर डिवाइसेस के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो है न्यूअर डिवाइसेस कौन कौन सी है? न्यूअर डिवाइसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? CUT 220C, एक तो इसको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट नोवा टी, इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट मल्टी लोड CU 250, इसको यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल। तो हार्मोनल के अंदर कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है? तो एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रोजेस्टेट। ये यहाँ पे जो है वाइडली यूज होता है हार्मोनल डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो है टी शेप का यहाँ पे जो है डिवाइस रहता है। अब एमसीक्यू यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जहाँ पे जो है हार्मोन के यहाँ पे कितना हार्मोन जो इसके अंदर फील्ड रहता है। तो कितना हार्मोन इसके अंदर फील्ड रहता है? तो 38 mg ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है इसके अंदर मिक्स रहता, मतलब फील्ड रहता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ से ये बन सकता है कि कितनी रेट के अकॉर्डिंग ये जो है डेली यहाँ पे जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। तो डेली जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये करता है 65 मिली इक्विवेलेंट पर डे। तो यहाँ पे क्या है? माइक्रोग्राम। ठीक है, तो माइक्रोग्राम पर डे जो है यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, तो बस ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बन सकता है। फिर जो है ये जो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो है क्या करता है? यूट्राइन की लाइनिंग, सर्वाइकल म्यूकोसाज वगैरह स्पर्म यहाँ पे उनको जो है प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन से। तो ये सब चीज़ें हम कॉमनली आगे डिस्कस करेंगे। बस इस टॉपिक से आगे और क्या एमसीक्यू बन सकता है, बस इतना ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके आगे डीप में हम आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे प्रोजेस्टेरोइड हो गया, इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है? तो LNG-20। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मिरेना, ये भी जो इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है CUT 220। 220 का मीनिंग क्या होता है? ये भी यहाँ पे जो है पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है CUT 220, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है कि कॉपर कितना यहाँ पे स्क्वायर mm के अंदर यहाँ पे ईच डिवाइस के अंदर प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे जो है ये बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना बाकी जैसे अलग अलग इनकी जो है ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर भी एमसीक्यूज बनते रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव हाई मेनी शेड्यूल्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने जो है स्केड्यूल्स यहाँ पे जो है बने हुए हैं? ओके, 8, 12,
10 या फिर 15? क्या आंसर अपना रहेगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने जो है यहाँ पे स्केड्यूल्स यहाँ पे जो है बने हुए हैं? अब ये जो एमसीक्यू आपके देखो थोड़ा सा पोर्शन जो आपका जनरल स्टडीज़ के बारे में भी यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है? अवेयरनेस कितनी है अपने, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे सीआरई के अंदर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जो एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, अपनी जो कंट्री का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हाउ मेनी स्केड्यूल्स, यहाँ पे कितने स्केड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो अपना यहाँ पे आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे 12 स्केड्यूल्स यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इन 12 जो स्केड्यूल्स की आपकी जो है पीडीएफ जो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी, अगर आप जस्ट यहाँ पे 12 स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे गूगल में, तो जो 12 स्केड्यूल्स आपके जो हैं वो सब आपको जो है यहाँ पे आपके गूगल पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है मेन जो है यहाँ पे आपका नर्सिंग का वो हम देखते हैं। इसके अलावा जो अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह है जो कंटिन्यू की जा रही है अपनी ऐप के ऊपर, वहाँ पर हम जो यहाँ पे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी जो है इंक्लूड किए हुए हैं। तो बेटर स्टडीज़ के लिए, बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अबाउट सीआरई एग्जाम। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है, ठीक है। जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं, ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपकी ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे, ठीक है।
तो 9th ऑफ जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है, 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के यहाँ पे फादर कौन है? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, एडम स्मिथ या फिर पीवी नरसिम्हा राव। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के जो यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो है फादर कौन है? तो देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया जो है किसको बताया गया था? ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ पे क्या रहता है, करेक्ट आंसर रहता है पीवी नरसिम्हा राव को जो है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक जो है कहा जाता है। अब ये कब कहा जाता है, ये इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे जो है इनको यहाँ पे ये जो है उपाधि यहाँ पे दी गई थी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कौन थे? ये हमारे फॉर्मर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, तो पीएमओ जो है यहाँ पे इंडिया के पीएमओ रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये इनका जो है पूरा नाम है। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कब हुआ था पूछे आप अगर आपसे, तो वो था 28 जून 1921 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 23 दिसंबर 2004 को जो है इनको यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलोइंग आर करेक्ट वैक्सीन रूट एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ करेक्ट वैक्सीन के जो यहाँ पे रूट्स यहाँ पे प्रोवाइड है, एक्सेप्ट वन। तो मतलब किसी कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका जो यहाँ पे वैक्सीन का रूट यहाँ पे क्या करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस देखिए, एमएमआर को सबक्यूटेनियस, बीसीजी इंट्राडर्मल, एचआईवी सबक्यूटेनियस, सेबिन ओरल। तो क्या आंसर अपने यहाँ पे रहेगा? वैक्सीनेशन से जो है ये एमसीक्यू आपको पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो देखिए, एमएमआर को जो है यहाँ पे मीजल्स मम्स रूबेला का जो यहाँ पे 0.5 ml बिल्कुल अपन यहाँ पे सबक्यूटेनियसली हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपका बीसीजी जो है इसको भी यहाँ पे जो हम क्या रूट से लेते हैं, इंट्राडर्मली रूट से जो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यहाँ पे दी गई है सबक्यूटेनियस, तो ये अपना आंसर क्या रहेगा, एक्सेप्ट में रहेगा। क्योंकि इसका जो है यहाँ पे रूट क्या रहता है, वो क्या रहता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। क्योंकि इसका जो रूट रहता है वो कौन सा रहता है, आईएम रूट यहाँ पे इसका रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट है सेबिन, सेबिन का जो यहाँ पे ओरल रूट यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, साल्क एंड सेबिन दो टाइप की यहाँ पे वैक्सीन होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ यू चेक वेदर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। तो यहाँ पे जो है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को हम यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे असेस करते हैं कि वो जो यूज में लेने लायक है या यूज में लेने लायक नहीं है। ठीक है, इन सब के बारे में हम कैसे इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन है अपने पास में, शेक टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, शिक टेस्ट या फिर लेप्रोमिन टेस्ट। जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है उन्हें हम कैसे चेक करते हैं, क्या आंसर रहेगा?
क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शेक टेस्ट। ठीक है, तो शेक टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार के कुछ क्लाउडी अपीयरेंस तो आपको नहीं मिल रहा है आफ्टर शेकिंग द वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम उसको जो है समझ सकते हैं। तो अब देखिए, इस वैक्सीन को हम यहाँ पे असेस कैसे कर सकते हैं कि भाई ये यूज में लेने लायक है कि नहीं है। तो देखिए, ऐसी वैक्सीन जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होती है तो उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर से आउट करते हैं। तो लिखिए, वैक्सीन्स आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से आउट करने के बाद में वैक्सीन को हमें क्या करना है, शेक करना है विग्रेसली। कितने टाइम तक शेक करना है, तो 10 सेकंड्स तक उसे जो है विग्रेसली हमें शेक करना है। उसके बाद में उस वैक्सीन को जो है हमें क्या करना है, फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेस कर देना है। फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेस करने के बाद में कितने टाइम बाद में उस वैक्सीन को हमें वापस से असेस करना है, आफ्टर 10 मिनट्स। तो आफ्टर 10 मिनट्स उस वैक्सीन को हम वापस से असेस करते हैं और हमें वहाँ पे किसी प्रकार का क्लाउडी यहाँ पे क्लाउडी आपको यहाँ पे विजिबल आपको यहाँ पे क्लाउडी विजिबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे किसी प्रकार का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में हमें इस वैक्सीन को क्या करना है, डू नॉट यूज। और अगर हमें इस प्रकार का कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है, या फिर मैं कहूँ वैक्सीन कैसी है, क्लियर है, तो वहाँ पे उस वैक्सीन को क्या करना है, जो यूजुअल उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उस प्रकार से उसको वैक्सीन को हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका शेक टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट हम किस में असेस करने में काम में लेते हैं, ट्यूबर आपका जो ट्यूबर कुलोसिस है उसमें काम में लेते हैं। शिक टेस्ट को हम यहाँ पे कहाँ पे काम में लेते हैं, तो डिप्थीरिया के अंदर। तो इसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट कैसा होता है, तो ध्यान रखना, ये होता है टेस्ट इंट्राडर्मली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर हम जो डिप्थीरिया का जो यहाँ पे एंटीटॉक्सिन जो रहता है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे इस टेस्ट को किया जाता है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इंट्राडर्मल यहाँ पे कितना इसको इंजेक्ट किया जाता है, तो 0.2 ml यहाँ पे जो है सिक टेस्ट यहाँ पे जो टॉक्सिन हम काम में लेते हैं उसको जो है स्किन के 4 आर्म में इसको जो है यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, जो अपोजिट आर्म रहती है, एक तो होती है आपकी कंट्रोल आर्म, ठीक है, दूसरी होती है आपकी अपोजिट आर्म। ठीक है, तो कंट्रोल आर्म के अंदर आपको जो है काम में नहीं लेना। कंट्रोल आर्म का ये मतलब हो गया कि आप अपना ज्यादा वर्क कौन सी आर्म से करते हो। ठीक है, तो वो हो गया आपकी कंट्रोल आर्म। तो कंट्रोल आर्म के अपोजिट आर्म के अंदर यहाँ पे करना, कोई राइट हैंडी पर्सन तो उसके लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट फोर आर्म के अंदर ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसके जो आप एंटीटॉक्सिन्स के बारे में स्टडी करते हैं, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है लेप्रोमिन, तो ये किसके लिए असेस होता है, लेप्रोसी के लिए। ठीक है, तो लेप्रोमिन टेस्ट भी जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू एग्जाम के अंदर देखा जा सकता है। और जो है बेसिक टेस्ट का एक एमसीक्यू ये भी बन जाता है कि फोर आर्म को हमें कितने टाइम बाद में यहाँ पे आपको असेस करना है, तो 2 to 4 डेज में। नेक्स्ट एमसीक्यू, एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करके आपको ये जो एमसीक्यू पूछा गया है। तो देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे पोस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज, तो एक्सेप्ट में आपका आंसर कौन सा रहता है, फोन। तो फोन तो जब हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अगर आप किसी को फोन कर रहे हो तो वो एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या रहता है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्योंकि ये क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लेसेंटा डिस्कार्डेड इन फॉलोइंग कलर बैग। तो प्लेसेंटा को जो है कौन से कलर के बैग के अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं। अगेन इजी एमसीक्यू है अपन के सभी के लिए, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग या फिर व्हाइट बैग।
तो ये तो अपने को यहाँ पे सबको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो प्लेसेंटा यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा येलो। तो येलो के अंदर यहाँ पे उन आइटम्स को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं किससे, या तो ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, मतलब जो इस टाइप के आइटम्स जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो वेस्ट हो गया, रूटीन मास्क हम यूज में लेते हैं वो, कैप, गाउन, ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है, कॉटन, गोज बैंडेज, इसके अलावा एक्सपायर्ड या फिर डिस्कार्डेड कुछ मेडिकेशंस है, ठीक है, ब्लड बैग हो गया। तो उन सबको हम यहाँ पे किसके अंदर, हम यहाँ पे येलो बैग के अंदर जो यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। तो ब्लड बैग्स वगैरह को हम यहाँ पे किसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो येलो बैग के अंदर। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिकेशंस हो गए यहाँ पे, केमिकल वेस्ट, ठीक है, वो सब सारे डिस्कार्डेड लिनेंस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ फ्लूइड वगैरह है, ठीक है। तो ब्लड बैग, कल्चर वगैरह, इसके अलावा जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेंस वगैरह हो गए, वो सारा जो है येलो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि इनका सबका येलो बैग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो येलो बैग का ट्रीटमेंट करते हैं इंसिनरेशन से। इंसिनरेशन कह दो या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस, ठीक है। इस तरीके से इनका हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो कंटामिनेटेड वेस्ट देखने को मिलता है आपको। ऐसा कंटामिनेटेड वेस्ट जो क्या है, रिसाइक्लेबल, ठीक है। जैसे ट्यूबिंग्स हो गई, बॉटल्स हो गई, आईवी ट्यूब सेट वगैरह हो गए, आपके कैथेटर्स, यूरिन बैग्स वगैरह, ठीक है, सिरिंज विदाउट नीडल्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सब जो है आपको रिसाइक्लेबल के अंदर डालना है, मतलब रेड के अंदर डालना है। आर से रेड, आर से रिसाइक्लेबल। अब इनको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ऑटोक्लेविंग से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे माइक्रोवेविंग से कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लेविंग से कर सकते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को हम क्या करते हैं, जो भी आपके ग्लासवेयर आइटम्स जो होते हैं उसको जो हम यहाँ पे ब्लू कलर के वेस्ट के अंदर, हम यहाँ पे ब्लू कलर के बिन के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो इसको जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको भी जो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर इसको ऑटोक्लेव से हम कर सकते हैं, माइक्रो वेविंग से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो व्हाइट कलर का जो होता है, जो ट्रांसल्यूसेंट कलर का होता है, तो वहाँ पे हम क्या जो है डिस्कार्ड करते हैं, तो वेस्ट जो शार्प्स होते हैं, जो शार्प मटेरियल होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे व्हाइट कलर के कार्ड बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे, क्योंकि पंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है, टेम्परेचर प्रूफ होते हैं कंटेनर्स, तो इसलिए इनको जो है व्हाइट कलर के अंदर, ताकि जो भी अंदर नीडल वगैरह है वो बाहर ना आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉमन जो कलर ऑफ बैग्स है उनको यहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो व्हाइट कलर के बैग को हम क्या करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं इसका फॉर ट्रीटमेंट। ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट एमसीक्यू। PQLI द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो PQLI के अंदर सभी के सभी ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं, एक को छोड़ के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एट 1 ईयर ऑफ एज, लिटरेसी रेट, IMR या फिर इनकम। क्या आंसर अपना यहाँ पे रहेगा। तो देखिए PQLI का अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को पड़ता है, तो देखो PQLI के अंदर देखने को मिलता है हमें फर्स्ट यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड क्या, लिटरेसी रेट।
ये भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, आपको एक्सेप्ट में पूछा गया था, राइट आंसर क्या रहेगा, इनकम। तो इसका हम मिनोमिक क्या बना सकते हैं, तो लिटिल 1 ईयर इन्फेंट। तो एल से क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 1 से क्या हो गया, 1 ईयर की एज के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इन्फेंट से हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और एल से फर्दर लिटरेसी रेट, ठीक है, एल आई से क्या बन जाएगा आपका, लिटरेसी रेट। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI के नाम से जानते हैं। इसका अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इसके भी जो है 3 आपके इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसके बाद में एजुकेशंस वगैरह, स्कूलिंग वगैरह, उसके बाद में ग्रोस नेशनल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। मतलब एक तो होता है हेल्थ इंडेक्स होता है, एक एजुकेशन इंडेक्स होता है, और दूसरा GNI इंडेक्स होता है, ग्रोस नेशनल इनकम, GNI, ठीक है। ये यहाँ पे इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं। बस दोनों ही MCQ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। जैसे ये PQLI के बारे में पूछा गया था, हो सकता है इसके बाद में आपको जो है HDI के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे DALI के बारे में पूछ लिया जाए, डेली के बारे में आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ। द पेंडेमिक डिजीज दैट अकर्स एवरी 5 ईयर ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड। ऐसी पेंडेमिक डिजीज को हम क्या कहते हैं जो एवरी 5 ईयर के इंटरवल से देखने को मिलती है। सेक्युलर ट्रेंड है, टाइम ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड है, या फिर साइक्लिक ट्रेंड है। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, इस टाइप के ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी 5 ईयर से जो है डिजीज का रीअकरेंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ईयर से हम क्या समझ सकते हैं, डिजीज का इंटरवल समझ सकते हैं, फिर डिजीज की फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डिजीज होने के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ट्रेंड। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे क्या रहता है, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, एक यहाँ पे साइक्लिक ट्रेंड का एग्जाम्पल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने में समझें तो डिजीज का अकरेंस होना एक साइकिल के पैटर्न में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब डिजीज के बारे में पूछ लिया आपसे, कौन कौन से डिजीज हो सकती है यहाँ पे, तो मीजल्स हो गई, ठीक है, जो एवरी 2 to 3 ईयर के अंदर पहले के टाइम पे जो है पेंडेमिक होती थी। इसी के साथ एक और डिजीज होती है कौन सी, रूबेला, जो एवरी 6 to 9 ईयर के पास में जो है पेंडेमिक आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जो एवरी 8 to 10 ईयर्स पे जो है पेंडेमिक होता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा तो या हम सब ने देखा ही है, वर्ल्ड जो WHO इसको जो है एवरी 8 to 10 ईयर्स के बाद में जो इसको पेंडेमिक बताता है। फॉर श्योर आने वाले कुछ टाइम पे जो है वापस से जो है इन्फ्लुएंजा आपको देखने को फॉर श्योर मिल सकता है। नेक्स्ट MCQ अपना, ट्रू अबाउट BMW एक्सेप्ट। BMW से रिलेटेड सभी ऑप्शंस ट्रू हैं एक्सेप्ट कलेक्ट नीडल सिरिंज इन पॉलीबैग, प्लास्टिक डिस्कार्ड इन रेड बैग, इन्फेक्टेड डिस्कार्ड इन येलो, जनरल वेस्ट डिस्कार्ड सेपरेटली। तो BMW से रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के सारे ऑप्शंस क्या है, ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कलेक्ट नीडल सिरिंज इन पॉलीबैग, ठीक है। तो पॉलीबैग के अंदर नीडल सिरिंज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये तो शार्प है, शार्प हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वाइट कंटेनर या फिर जो मैं कहूँ ट्रांसपेरेंट कंटेनर जो होता है, जो कि पंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है, टेम्परेचर प्रूफ होता है, उसमें जो है ये यहाँ पे हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर पंचर प्रूफ नहीं होगा तो नीडल किसी की जो है नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है, इसलिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं एग्जाम का जो लेवल था वो बिलो, हम कह सकते हैं कि इजी, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम का लेवल आपको देखने को मिलता है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा इससे अच्छा एग्जाम जाए, जैसे हम अभी PYQ देख रहे हैं, तो PYQ जो था आपको इजी लग रहा होगा यहाँ पे, तो हो सकता है इस बार थोड़ा लेवल अच्छा हो एग्जाम का।
तो हम उस प्रकार से भी प्रिपेयर करेंगे और ईजी एमसीक्यूज तो हमें आने ही चाहिए, क्योंकि ये अगर ये ईजी एमसीक्यू अपने रॉन्ग होते हैं तो ये हमें जो है काफ़ी पीछे कर देते हैं। ठीक है, एक हार्ड एमसीक्यू अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो उसमें आपको इतना नुकसान नहीं है जितना एक ईजी एमसीक्यू आपका गलत होने पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। रिचेस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एक्सेप्ट। तो ऑप्शंस में से डाइटरी फाइबर का जो यहाँ पे सोर्स रिचेस्ट है एक को छोड़ के, तो मतलब किस में यहाँ पे रिचेस्ट सोर्स आपको नहीं देखने को मिल रहा है? स्पिनच, ग्रीन ग्राम, व्हीट या फिर एग? तो डाइटरी फाइबर किसमें सबसे कम है, या फिर एक्सेप्ट में आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? एग। ठीक है, तो एग में जो है डाइटरी फाइबर सबसे कम रहता है। बाकी रिचेस्ट सोर्स का अगर आपको पूछता तो फिर उसमें आपका जो है ग्रीन ग्राम में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम सोर्स नहीं है। स्पिनच के अंदर भी जो है आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? आयरन देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है डाइटरी फाइबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और व्हीट के अंदर भी जो है ग्लूटेन प्रोटीन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो है फाइबर भी यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहते हैं। बट एक्सेप्ट आपको पूछा गया तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? एग। नेक्स्ट एमसीक्यू। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।